आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता और मैं हूं आपके साथ रिद्धि। प्रेस वार्ता के खास कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जो अखबार की दुनिया में खास हेडलाइन बनी हैं और टेलीविजन की दुनिया में बहस का हिस्सा बनी हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में रही हैं। उन खबरों से आपका क्या वास्ता है? प्रेस वार्ता में आज हम तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे जो हर खास व आम के बीच चर्चा का विषय रही। इन तमाम बड़ी खबरों को लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे एडिटर सूरज पाठक जी, स्थानीय संपादक राजेश सक्सेना जी, उत्तर प्रदेश से लखनऊ ब्यूरो ज्ञानेश वर्मा जी, उत्तराखंड से स्टेट ब्यूरो हेड महेश सैनी जी और छत्तीसगढ़ से सुनील नामदेव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं एडिटर सूरज पाठक जी के पास आना चाहूंगी। सूरज जी, आज की अंतर्राष्ट्रीय खबरें कौन सी हैं? देखिए, इस समय जिस खबर ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचाया हुआ है वो खबर है बांग्लादेश से। क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरह से तख्ता पलट हुआ है, ये हालांकि पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन बार जब हुआ है इसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। क्योंकि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है। आरक्षण विरोधी छात्र आंदोलन ने आखिरकार प्रधानमंत्री शेख हसीना की गद्दी छीन ली है। क्योंकि आंदोलन शुरू हुआ, छात्र आंदोलन रहा है, आरक्षण को लेकर के कोटे की बात कही जा रही थी और उसको लेकर के आंदोलन शुरू हुआ। और उसके बाद में 15 साल से लगातार सत्ता में रही शेख हसीना को पद से इस्तीफा देना पड़ा। उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ा है। बता दूं कि वो देश छोड़कर विमान से गाजियाबाद के हिडन एयरवेज पहुंची और भारत के एनएसए जो है अजीत डोभाल, उन्होंने वहां से हसीना से मुलाकात की और हसीना की बहन रेहाना भी उनके साथ हैं। हालांकि अनुमान लगाया जा रहा है कि शेख हसीना लंदन जाएंगी, लेकिन ब्रिटेन में राजनीतिक शरण मांगी है उन्होंने, लेकिन देर रात तक ब्रिटेन से हरी झंडी नहीं मिली है और उसके बाद में फिनलैंड जाने की संभावना है। क्योंकि आर्मी चीफ वकार और जमा जो है उन्होंने कहा कि अब देश की बागडोर सेना के हवाले है और जो सेना देश चलाएगी, सेना सत्ता चलाएगी, तो उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार वहां जल्द बनाई जाएगी। कुछ युवा प्रधानमंत्री के सरकारी पैलेस में गठबंधन है वहां पर घुस गए थे और वहां पर कब्जा कर लिया है। कई लोगों ने वहां से सूटकेस, कुर्सियां और अन्य सामान उठा करके ले गए हैं। छात्रों की भीड़ संसद भवन में भी घुसी है और वहां पर कुर्सियां फेंकते हुए उनको तस्वीरों में देखा जा सकता है। देर रात राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने जो पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्षी नेता है खालिदा जिया, उनको नजरबंदी से रिहा कर दिया है। चीफ जस्टिस ओबेदुल हसन और गृह मंत्री असद जमा के घर तोड़फोड़ की है। ढाका में आवामी लीग के जो मेन ऑफिस है, जो आवामी लीग का, इस बात के हवाले कर दिया है। इधर बीएसएफ ने बांग्लादेश बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी है। भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रेन और उड़ानें रद्द कर दी है। बताना चाहूंगी कलकत्ता में जो बांग्लादेशी हैं, जैसे ही शेख हसीना के देश छोड़ने की बातें सामने आई तो कलकत्ता से बांग्लादेशी को का घर वापसी की कवायदें ज्यादा बढ़ गई है। वहाँ एक भीड़ देखी जा रही है जो बांग्लादेश वापस जा रही है। ये जो घटनाक्रम है, ये केवल एक सियासी घटनाक्रम नहीं है। पड़ोसी देश में ऐसा हो रहा है कि ठीक है वहाँ जो कुछ हुआ, लेकिन उसका सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा कि पूरी दुनिया में चर्चा क्यों है, क्योंकि भारत के लिए चिंताजनक भी है और चिंतनीय भी है। क्योंकि जो पड़ोसी मुल्क हैं हमारे 6 पड़ोसी देश हैं जहाँ अशांति चल रही है और इन देशों में चाइना का दखल लगातार बढ़ रहा है। क्योंकि चाइना समर्थित सरकार बनी तो चीन से नजदीकी बढ़ेगी। तो बांग्लादेश में हिंदू हैं, उन पर हमले बढ़ेंगे। बांग्लादेश में 92% मुस्लिम हैं, जबकि लगभग 8% हिंदू हैं। 1970 में बांग्लादेश के गठन के समय वहाँ 18% हिंदू थे, जो अब केवल 8% बचे हैं। यदि हम पाकिस्तान की ओर से देखें तो मौजूदा जो शहबाज शरीफ सरकार है और आर्मी चीफ आसिम मुनीर है, इनके इशारों पर भारत विरोधी एजेंडे पर काम हो रहा है। चीन पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई कर रहा है, जो कि आगे आतंकवादियों को सौंप दिए जाते हैं। श्रीलंका की ओर देखा तो विक्रमासिंघे की जो सरकार है वो चीन समर्थक सरकार है। चीन के जासूसी शिप हमारी समुद्री सीमा मैपिंग करते हैं। नेपाल में देखा तो जो केपी शर्मा ओली में जो अभी चीन पर कम्युनिस्ट सरकार है, चीन के साथ कई भारत विरोधी करार वो उन्होंने कर चुके हैं। इस तरह बयानबाजी सामने आती है। तो पड़ोसी देश म्यांमार की बात करें तो 4 साल से वहाँ सेना की सरकार और वो सैन्य सरकार जो चीन की समर्थक है। तो भारत के लिए चिंता की बात इसलिए कि आसपास के जो मुल्क हैं, हमारे जो आसपास के देश हैं, पड़ोसी देश हैं, उन देशों में जिस तरह से जो गतिविधियां चल रही हैं, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है और हमारे पड़ोसी देशों में जो लोकतंत्र का जिस तरह से हश्र हो रहा है,
कि अभी बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, आतंकवादी वहां से जेलों से भागे हैं, तो वो भारत के लिए खतरा है, क्योंकि वो भारत विरोधी गतिविधियां कर रहे थे या आतंकी गतिविधियों में संलग्न थे, तो उसको लेकर के जेल में डाल दिया गया था। अब वो जेल से भाग गए हैं, तो उनके जेल से भागना कहीं ना कहीं हमारे लिए चिंता का विषय इसलिए हो जाता है कि अब क्या गतिविधियां होने वाली हैं। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो एनएसए अजीत डोभाल है, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब देखना है कि संभावना ये भी है कि यदि आज हरी झंडी नहीं मिलती है डिफेंस के लिए, तो हो सकता है कि शेख हसीना जो है वो अपनी बहन के साथ आज भारत में ही रह सकती है। दूसरी तरफ यदि हम देखते हैं कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भारत में जो पड़ोसी मुल्क के साथ में जो संबंध है, तो सभी जगह कहीं ना कहीं वो चीजें चल रही है, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि वहाँ जिस तरह से अराजकता का जो माहौल है, वो अराजकता के माहौल में जो गतिविधियां हो रही हैं, क्योंकि अब सैन्य सरकार यदि होती है तो अंतरिम सरकार कब बनेगी, अंतरिम सरकार का मुखिया कौन होगा, तो ये सब चीजें जो है चिंता की बात है। दूसरी तरफ हालांकि कोई इससे ज्यादा बड़ी खबर तो आज दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन एक खबर का जिक्र करना चाहूँ कि इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है, युद्ध में लगातार हमास के कमांडर की मौत से तनाव बढ़ा हुआ, और इसी बीच लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान के कई गांवों में इजराइल द्वारा किए गए हमले के जवाब में उत्तरी इजराइल पर ड्रोन हमला किया है, और इजरायली सेना का दावा है कि हमले में 2 सैनिक घायल हुए हैं और आग लगी है। यह हिंसा लेबनान के हिजबुल्लाह कमांडर और ईरान में हमास के राजनीतिक नेता की हत्या के बाद पूर्ण युद्ध की आशंकाओं के बीच हुई है। इजरायली सेना ने कहा है कि ऊपरी गैलिली में एलेट आशहर में हमले के परिणाम स्वरूप आग को बुझाने के लिए अग्निशमन सेवाएं जो है वो काम कर रही है। और अब देखना ये होगा कि आज बांग्लादेश का जो तख्ता पलट हुआ है उसका और उसमें और क्या घटनाक्रम होता है, और जो सैन्य कमांडर हैं वो और क्या प्रतिक्रिया देते हैं। जी ठीक है सूरज जी, जिस तरीके से आपने बांग्लादेश की बात कही, तो शेख हसीना जब पद से उन्होंने इस्तीफा दिया तो वह भाषण देना चाह रही थी, उन्हें 45 मिनट का समय दिया गया था, लेकिन उन्होंने भाषण नहीं दे पाया था। फिलहाल बांग्लादेश में जो भी स्थिति बनी हुई है उसका अपडेट आप तुरंत लेते रहिए। अब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे मध्य प्रदेश की ओर। इसकी जानकारी के लिए हमारे साथ स्थानीय संपादक राजेश सक्सेना जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, देखिए जी, जिस तरह से अगर जो सावन का महीना चल रहा है, श्रावण मास चल रहा है, और कल यानी कि सोमवार को उज्जैन में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक उसमें नाम दर्ज किया गया है। तो श्रावण मास का तीसरा सोमवार उज्जैन में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड लेकर आया। महाकालेश्वर मंदिर के जो महाकाल लोक स्थित शक्तिपथ है, वहां पर 1500 जो डमरू वादक हैं उनकी वहां पर प्रस्तुति हुई, और जो गिनीज वर्ल्ड बुक की जो टीम आई थी, जो ऑफिशियल टीम आई थी, उसने उसको देखा। और इसके बाद जो इससे पहले रिकॉर्ड था डमरू वादन को लेकर, काफी डमरू वादन का, वो रिकॉर्ड कल तोड़ा गया और 1500 वादकों ने जो डमरू वादन किया उसका नाम गिनीज वर्ल्ड बुक में लिख चुका है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन न्यूयॉर्क की जो पूरी टीम थी, और जो वहां पर कार्यक्रम चला शक्तिपथ पर, 25 दलों के जो 1500 डमरू वादकों ने भस्म आरती की धुन पर डमरू वादन का भगवान महाकाल की स्तुति की, और गिनीज बुक विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए एक साथ 1500 कलाकार भगवान शिव को प्रिय वाद्य डमरू, मांझ और मंजीरे की सुरमई मंगल की ध्वनि आकर्षण हुआ, और उसी के बाद ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। तो निश्चित तौर पर उज्जैन का नाम और डमरू वादन का नाम अब वर्ल्ड रिकॉर्ड में, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। एक खबर जिस तरह से देखा जाए, जो पूर्व दोनों सीएम है, चाहे हम जो सिंह की बात करें, सीएम शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में कृषि मंत्री हैं, बीच में जिस तरह से राज्यसभा में नोक-झोंक देखी गई। मध्य प्रदेश में किसान कर्ज माफी और किसानों पर गोलीकांड के आरोपों को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद सिंह के बीच सोमवार को राज्यसभा में जमकर जुबानी जंग हुई। दोनों पूर्व सीएम ने एक दूसरे पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। प्रश्नकाल के बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने चौहान को अपना जवाब पूरा करने के लिए जब बुलाया, तो विपक्षी सांसदों ने एमएसपी को की कानूनी गारंटी की मांग पर हंगामा करना शुरू किया, और जमकर उस पर हंगामा हुआ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को मध्य प्रदेश में किसानों से कर्ज माफी का वादा कर सरकार बनाने और बाद में कर्ज माफ नहीं करने का आरोप लगाया। इसी बीच दिग्विजय सिंह सहित
कांग्रेस नेताओं ने कृषि मंत्री पर प्रदेश की कर्ज माफी पर गलत बयानों का आरोप लगाते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री रहते हुए मंदसौर में किसानों पर गोलियां चलवाई थी। इसी पलटवार करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह पर आरोप लगाया कि जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे तब 24 जो किसानों पर उन्होंने गोलियां चलाई थी और उनके हाथ दिग्विजय सिंह के जो हाथ है वो मुल्ताई के 24 किसानों के खून से रंगे हुए हैं। इसी को लेकर दोनों के बीच में जमकर आरोप प्रत्यारोप हुआ, जमकर बयानबाजी हुई और कहीं न कहीं देर तक वहां पर हंगामा चलता रहा। एक खबर आज जिस तरह से बीजेपी की एक बड़ी बैठक बीजेपी कार्यालय में होने जा रही है रिद्धि, प्रदेश भाजपा कार्यालय में एक अहम बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में बीजेपी की सभी जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, प्रदेश पदाधिकारी शामिल होंगे। 11 बजे से ये बैठक शुरू होगी, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, सह प्रभारी उपाध्याय और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा इसमें शामिल होंगे। एक बैठक में 2 अहम एजेंडे हैं। एक तो जिस तरह से आगामी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के पहले बीजेपी की बैठक इसलिए अहम है कि इस बैठक में 11 अगस्त से प्रदेश भर में शुरू होने वाली तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा अभियान 14 अगस्त को भारत पाकिस्तान बंटवारे की बरसी पर विभाजन की विभीषिका मनाने की जानकारी दी जाएगी। साथ ही आगामी समय में जो 3 विधानसभा उपचुनाव होना है, इसको लेकर भी रणनीति बनेगी। तो ये आज की अहम बैठक है जो प्रदेश बीजेपी कार्यालय में होगी। इसके अलावा अगर हम मौसम की बात करें तो जिस तरह से अभी फिलहाल जो मौसम की स्थिति है, मध्य प्रदेश में भारी बारिश का जो दौर है अगले 1 सप्ताह कुछ कम रह सकता है और मानसून ट्रफ के प्रदेश से ऊपर निकलने और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कमजोर होने से ऐसा अभी हो सकता है, यानी कि बारिश में कुछ अभी कमी आएगी। एमपी में मानसून की एंट्री से अब तक 45 दिन हो चुके हैं। इस दौरान औसत तकरीबन 26% के आसपास 26 इंच बारिश हो चुकी है, जो सीजन की 65% है। भोपाल, मंडला, सिडनी, नर्मदापुरम सहित 7 जिले ऐसे हैं जहाँ पर 30 इंच से ज्यादा पानी गिर चुका है। मंडला में सबसे ज्यादा 36.67 इंच बारिश हुई है। तो जिस तरह से लगातार जो मौसम है वो अभी फिलहाल कुछ संभालेगा, लेकिन आने वाले समय में एक नया सिस्टम बनने से और बारिश पूरे प्रदेश में। ठीक है राजेश जी, जिस तरीके से आपने बात कही, मध्य प्रदेश में सियासी माहौल बना हुआ है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने मुल्ताई गोलीकांड का जिक्र किया और दिग्विजय सिंह पर आरोप लगाया और मानसून की एंट्री हो चुकी है। उज्जैन में भी डमरू बजाए गए, विश्व रिकॉर्ड दर्ज किया गया। इसी क्रम में हम उत्तर प्रदेश की ओर जाएंगे। ज्ञानेश वर्मा जी, ऐसी कौन सी खबरें हैं जिन पर सबकी नजरें बनी रही? यदि मैं बताना चाहूँगा कि देखिए उत्तर प्रदेश में लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीटिंग किया करते हैं, अफसरों को सचेत किया करते हैं। वहीं बता दूं कि कल जब डीजीपी प्रशांत कुमार त्योहारों और कानून व्यवस्थाओं को लेकर बीसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे, तो एडीजी, सीपी, आईजी, डीआईजी के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और उन्होंने रक्षाबंधन, नागपंचमी, कानून व्यवस्था को लेकर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। उन्होंने कहा कि जन शिकायतों के निस्तारण को लेकर दिशा निर्देश दिए और पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी को लेकर भी कहीं कहीं समीक्षा की गई और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अफसरों को निर्देश दिए गए। वहीं बीसी में सभी जिलों के एसपी और एसपी भी शामिल रहे। वो इसी कड़ी में बता दो कि ये जब मीटिंग 8:30 बजे चल रही थी, उसके बाद में एक जानकारी मिली कि राजधानी लखनऊ से सटे जिला बाराबंकी की सदर कोतवाली के इंस्पेक्टर चतुर्वेदी जी ने एक बालिका को, छोटी बच्ची को लगभग 12:30 बजे से थाने में बिठाया और उसके पिता को जो 75 वर्षीय उसको बिठाया, पूछताछ के लिए बुलाया गया था और काफी देर 8 बज गया। 8 बजे तक जब उसको नहीं छोड़ा गया, उच्च अधिकारियों को जब अवगत कराया गया तो उन्होंने संज्ञान में नहीं लिया। तो एक व्यक्ति ने जब ट्वीट कर दिया और ट्वीट की जानकारी जब उनको मिली तो तिलमिला गए और कहने लगे पीढ़ी से कि जिसने भी ट्वीट किया है पहले उस ट्वीट को डिलीट कराए और नहीं तो मैं अभी FIR करके आपको जेल भेज दूंगा, दोनों को, आपकी जिंदगी, आपकी बच्ची को बर्बाद कर दूंगा। तो रिद्धि कहने का तात्पर्य यह है कि आप सोचिए कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ और डीजीपी इन लोगों को संदेश देते हैं, लेकिन ये लोग हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। एक तरफ डीजीपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो कह रहा है ट्वीट को डिलीट कराइए नहीं तो जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। फिर डीआईजी को जब अवगत प्रवीण कुमार फैजाबाद को अवगत कराया गया, तब जब उसके PRO ने उनको फोन किया तब तत्काल प्रभाव से छोटी सी बच्ची को और उनको छोड़ा। जबकि नए कानून में नियम ये है कि
नाबालिग बच्ची को आप ज्यादा देर थाने में नहीं रोक सकते। ठीक है। तो कहीं न कहीं जो ये इस तरीका का व्यवहार है सदर इंस्पेक्टर का, इससे लोगों में उनकी छवि धूमिल हो रही है और लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं। वहीं मैं बात करूंगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है आज वो अयोध्या दौरे पर जाएंगे और मंडलायुक्त सभागार में एक समीक्षा बैठक करेंगे और रात्रि विश्राम भी अयोध्या में ही करेंगे। ये लगभग अयोध्या धाम के दिगंबर गाड़ा में राम मंदिर आंदोलन के पुरोधा स्वर्गीय रामचंद्र परमहंस की मूर्ति का अनावरण करें और ये आज का कार्यक्रम है। वही रिद्धि में बात करूंगा कि विधानसभा उपचुनाव को लेकर सूत्रों से खबर आई कि विधानसभा उपचुनाव को लेकर सपा की तैयारियां जोरों शोरों पर है और सपा मिलती से अजीत प्रसाद को बना सकती है प्रत्याशी। वहीं अवधेश के बेटे अजीत प्रसाद को भी कहीं न कहीं बना सकती है प्रत्याशी और लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा को भी प्रत्याशी बनाया जा सकता है। वहीं करैल से तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाया जा सकता है और सीसा मऊ से इरफान के पारिवारिक व्यक्ति हो सकता है उम्मीदवार। वहीं कुंदर की पूर्व एमएलसी हाजी रिजवान को बना सकती है। तो समाजवादी पार्टी लगातार जो है इस चुनाव को लेकर तैयारियां कर रही है और बाकी 4 सीटों को लेकर सभा में मंथन जारी है। वहीं मैं बात करूंगा दीदी की बनारस का कि वाराणसी में एक बड़ा हादसा हो गया कल और विश्वनाथ धाम के पास मंगलवार लगभग सुबह 3 बजे के आसपास 2 पुराने मकान की जर्जर दीवारें गिर गई और उनके मलबे में 3 महिला और ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी समेत 9 लोग दब गए। अब तक 7 लोग घायल हैं और एक की मौत भी हो चुकी है। पुलिस के जवान समेत 3 को गंभीर रूप से बताया जा रहा है और ये पूरा मामला जो है पुलिस के जवान समेत 3 को गंभीर हालत में कबीरा चौरा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि अभी महिलाओं समेत बाकी को मलबे से निकालने का प्रयास चल रहा है और एनडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बचाव में जुटी है। पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। जानकारी के अनुसार बता दूं तो गोवा गली मड़का कारिका के द्वार के पास में मनीष और राजेश गुप्ता का लगभग 75 वर्ष पुराना मकान की दीवारें गिरने से यह पूरा हादसा हुआ और हादसे के समय विश्वनाथ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को अगली गेट और 4 नंबर की जगह गेट नंबर 1 और 2 से भेजा जा रहा है। वहीं बता दूं इन लोगों का आरोप भी है कि मैं लगातार शिकायत कर रहा था कि इसको गिरा दिया जाए, लेकिन अधिकारी लेन देन के चक्कर में मौके पर नहीं पहुंचे, जिससे ये बड़ा हादसा हो गया। वहीं मैं बात करूंगा रिद्धि की योगी सरकार ने नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में तैनात अधिशासी अधिकारियों को वहीं पर निवास करने का आदेश दिया है। अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो अपनी तैनाती स्थल का स्थानीय निवास पता लिखित रूप से स्थानीय निकाय निदेशालय को 7 अगस्त तक हर हालत में ईमेल उपलब्ध करा दें। ठीक है ज्ञानेश जी, आपने जो जानकारी दी उससे यही पता लगता है कि योगी सरकार एक तरफ इतनी कोशिश कर रही है और प्रशासनिक अधिकारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, वही विधानसभा उपचुनाव को लेकर यूपी में तैयारियां तेज हैं। अब रुख करेंगे देवभूमि की ओर। महेश जी, उत्तराखंड में ऐसी कौन सी खबरें हैं या ऐसी कौन सी जानकारी है जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है? रिद्धि में आपको बता दूं कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार केदारनाथ के आसपास जो आपदा आई है उसको लगातार लेकर के वहां पर मॉनिटरिंग बनाए हुए हैं। कल भी उन्होंने आपदा जो सेंटर बनाया गया है उस पर बैठ करके काफी मॉनिटरिंग की और उन्होंने एक तरीके से जो दिशा निर्देश हैं सभी स्थानीय से लेकर के एसडीआरएफ एनडीआरएफ एंड जो स्थानीय पुलिस है उनको दिए हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी तक केदारनाथ में MI-17 चिनूक से एयरलिफ्ट रेस्क्यू जो किया गया है वो 133 लोगों को वहां से अभी तक उससे रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू का 5वां दिन है। 1401 यात्रियों को निकाला गया है। ड्रोन से भी वहाँ जो रैकी की गई है ड्रोन से की गई है जो और साथ ही बता दूं लिंचोली में एक और शव मिला है। यदि मैं ये कहूँ कि अब अभी तक यदि 1401 लोगों को जो रेस्क्यू किया गया है उसमें MI-17 चिनूक हेलीकॉप्टर जो अपने स्थानीय हेलीकॉप्टर लगे हुए हैं, राज्य के हेलीकॉप्टर लगे हुए हैं, 665 लोग उनसे निकाले गए हैं। पैदल 584 लोग निकाले गए हैं। तो और साथ ही 172 लोगों को जो स्थानीय वहाँ के लोग थे लिंचोली के वो उन लोगों को भी वहां से निकाला गया है। आपको एक बात और बता दूं कि मुख्य सचिव उत्तराखंड ने कल एक जियो जारी किया है जिसमें पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को
1 लाख रुपए दिए जाएंगे जो अपने घर को मेंटेन करा सकते हैं। तो ये एक अच्छा पूर्व सैनिकों के लिए एक अच्छी खबर मानी जा रही है। तो मैं आपको बता दूं कि कल का जो मौसम रहा है, पहाड़ों की रानी कही जाने वाली मसूरी, उसमें कल पूरे दिन घना कोहरा छाया रहा और लगातार देहरादून और नैनीताल में बारिश का येलो अलर्ट जारी है। लगातार बारिश चल रही है। कल एक घटना ऋषिकेश में हुई है। ऋषिकेश में एक जो ट्रक था वो बैरियर तोड़ते हुए चला गया और वहां पर उसने एक ठेला और एक विक्रम ऑटो उसमें जाकर टकरा गया और उसने उनके परखच्चे उड़ा दिए और वहां पर एक व्यक्ति की वहां पर मौत हो गई है। तो वहीं एम्स से जुड़ी हुई एक खबर है। एम्स के जो बिल्डिंग का जो काउंटर है, जहां रिसेप्शन बोला जाता है, वहां पर एक स्ट्रेचर के नीचे एक हथेली को कटी हुई देखा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि रिद्धि की जिस तरीके से यहाँ मानसून है, उस तरीके से अभी लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पर अभी कष्टकर होगा। और उत्तरकाशी से एक खबर है जिसमें जंगली मशरूम को भी खाने से एक महिला की मौत हो गई है। आज जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उस तरीके से लग रहा है कि हर अलर्ट उन्होंने जारी कर दिया है, चाहे वो सिंचाई विभाग हो, पीडब्ल्यूडी हो और एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो। लगातार वो सेना के संपर्क में बने हुए हैं, क्योंकि सेना का जो एयरलिफ्ट करने की जो बात है, साथ साथ जो धरती से पुल बनाने की बात है, वो लगातार जारी है। रिद्धि मैं आपको बता दूं कि कल आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन भी स्थान जो आपदा स्थल है वहां पर गए। उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया और उन्होंने जो खामियां थी वहां वो कोशिश की कि उन्हें वो दूर कर सकें। तो लगातार हर व्यक्ति को एक तरीके से देखा जाए, पुष्कर सिंह धामी ने वहां पर मॉनिटरिंग करने के लिए वहां पर भेजा है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अभी तक राज्य की बात है, राज्य की जो आर्थिक तस्वीर है 24 गुना जो आर्थिक व्यवस्था में सुधार है, 17 गुना की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। तो ये साथ ही मैं आपको बता दूं कि कल एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें साइबर क्राइम की एक महिला ठगी हुई है। वो एक महिला ने उसको सीबीआई में होने की बात कही है और साथ ही उसको घर में ही अरेस्ट कर लिया, यानी कि वो डिजिटली अरेस्ट हुई हैं और 10.5 लाख रुपए उनसे ठगी कर ली गई है। जी रिद्धि, और आपको एक मुख्य खबर और बता देता हूं कि हरिद्वार में अब जैसे ही कांवड़ यात्रा समाप्त हुई है तो वहां कूड़े के अंबार लगे हुए हैं, उसको साफ करने के लिए पसीना छूट रहा है नगर निगम का। तो दूसरी ओर यदि देखा जाए तो जो देवस्थली प्राधिकरण बनाने की बात है, तो सभी संतों ने खासकर जो इनके अध्यक्ष हैं रविंद्रपुरी, उन्होंने सराहना की है सरकार की कि यदि प्राधिकरण होता है तो निश्चित रूप से उसमें यात्रा में एक अच्छी पहल होगी और यात्रा सुगम और अच्छी होगी। जी महेश जी, जैसे कि आपने बात कही, प्राकृतिक आपदा को लेकर उत्तराखंड का शासन प्रशासन लगातार मुस्तैद है लोगों को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए। इसी कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की ओर आना चाहूंगी। छत्तीसगढ़ में खबरों को लेकर क्या मिजाज रहा है, बताने के लिए सुनील नामदेव जी जुड़ चुके हैं। सुनील जी। छत्तीसगढ़ में सबसे पहले तो जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स है, मॉल है, सामान्य दुकानें हैं ग्रोसरीज की, यहाँ पर हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट जो फूड आइटम है उसको बेचे जाने पर बवाल होता है। कई कंपनियां यहाँ पर हैं जो हलाल सर्टिफाइड फूड्स आइटम्स बेच रही हैं। उसमें पराठा है, स्प्रिंग रोल्स हैं और ऐसे ही कई आइटम्स हैं और जो कि हलाल सर्टिफाइड है। तो इस पर रोक लगाने की मांग की जा रही है, क्योंकि बीजेपी शासित तमाम राज्य हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, देवभूमि में भी इस पर रोक लगी है, लिहाजा यहाँ पर भी इस पर रोक लगाए जाने की मांग हो रही है। दूसरा बांग्लादेश से जुड़ा मसला है, क्योंकि अभी वहाँ पे जिस तरह की उठापटक देखी जा रही है, यहाँ पर पिछले 2015 से एक यात्री विमान खड़ा है जो कि बांग्लादेश एयरलाइंस का है, जो कि ढाका से मस्कट जा रहा था और उसमें खराबी आई तो इमरजेंसी लैंडिंग उसकी रायपुर में हुई थी। इस विमान का जो किराया है, पार्किंग शुल्क, अब 5 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है और लंबे समय से खड़ा है। 90 नोटिस इशू कर दिए गए हैं,
बांग्लादेशी एयरलाइंस को, लेकिन वो विमान को नहीं लेकर गई है। और अब जैसा कि वहां पर अभी अस्थिरता का दौर चल रहा है, तो माना जा रहा है कि ये और भी दिनों तक यहाँ खड़ा रहेगा। ठीक है। मूसलाधार बारिश के छत्तीसगढ़ की तमाम नदियां जलमग्न हैं, खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। लगभग यहाँ पे 11% ज्यादा बारिश हुई है और इंद्र देवता की जिस तरह से मेहरबानी हो रही है वो अब लोगों के लिए मुसीबत का सबब भी बनता जा रहा है। ठीक है सुनील जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। प्रेस वार्ता के जरिए आपने देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानी। ऐसी जानकारी आपके साथ साझा की गई जो आपके लिए और आपके हित के लिए जानना बेहद जरूरी था। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। जुड़े रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।